आज हम पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन फॉर यू। आई एम आशीष चौरसिया। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से संबंधित वीडियो, मैथ्स ट्रिक्स वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, जनरल नॉलेज ट्रिक्स और मच मोर। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए हैं, तो फ्रेंड्स आप भी क्वेश्चन में थिंक करेंगे मेरे साथ साथ, ताकि आप वीडियो की सहायता से बहुत कुछ सीख जाएं। देखिए, शिक्षार्थियों, फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं। जो शिक्षार्थी होते हैं इसमें बहुत विभिन्नताएं होती है। इनमें से किसके लिए एक शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए? जो अलग अलग तरह की शिक्षार्थियों में अलग अलग जो विभिन्नताएं पाई जाती है, उसके लिए किस तरह की विभिन्नताओं के लिए शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए। पहले दिया है आपको फर्स्ट, और दो टॉपिक दिए हुए हैं, संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित विभिन्नताएं। क्या होती है? विद्यार्थियों में अलग अलग सीखने की क्षमता होती है, तो उन पर आधारित विभिन्नताओं के लिए, या भाषा, जाति या लिंग या धर्म या समुदाय से आधारित विभिन्नताओं के लिए। वहाँ पे थोड़ा सा जाति मिस लिखा हुआ है, ये एक्चुअली टाइप और किसी ने किया, तो थोड़ी मिस्टेक है इसमें। तो जाति या लिंग या धर्म या समुदाय से संबंधित जो भी विभिन्नताएं होती है, उसके लिए एक शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए, या सीखने के स्तरों पर आधारित विभिन्नताओं के लिए संवेदनशील होना चाहिए। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, केवल टू, या एक व दोनों के लिए, ना तो एक के लिए ना तो दो के लिए, केवल सिर्फ एक के लिए। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके अकॉर्डिंग, अगर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा ये आंसर, ज़रा थिंक कीजिए। तो अगर आपका आंसर आपने दिया है कि दोनों, वन और टू दोनों दिया हुआ है आपने, मतलब आंसर आपने टू सही लगाया है, इसमें एक व दोनों के लिए एक टीचर को संवेदनशील होना चाहिए, तो बहुत बहुत बधाई हो, आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केवल कागज पेंसिल के द्वारा जो आकलन होता है, जो कागज या पेंसिल के द्वारा जो आकलन होता है वो किस तरह का आकलन होता है, ये कह रहा है। तो कागज और जो पेंसिल के द्वारा आकलन होता है, तो देखिए यहाँ पे समग्र मूल्यांकन की सुविधा को प्रदान करता है, पहला टॉपिक। या सेकंड होगा, निरंतर मूल्यांकन की सुविधा को प्रदान करता है, सकल आकलन को बढ़ावा देता है, या आकलन को सीमित कर देता है। देखिए, सिर्फ कागज़ और पेंसिल के द्वारा किसी व्यक्ति को तो आंका नहीं जा सकता है, या उसका आकलन हम नहीं कर सकते हैं। क्या आप किसी व्यक्ति के द्वारा उसकी योग्यताओं को, उसकी क्षमताओं को किसी कागज़ या पेंसिल में या कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से आप उसकी जो भी क्वालिटी है उसको आप नहीं समझ सकते हैं। तो ये जो कागज़ या पेंसिल के द्वारा जो भी आकलन होगा, वो आकलन को क्या करेगा, सीमित कर देगा। यदि आपका आंसर अभी आपने थिंक किया है आंसर फोर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आकलन को क्या कर देता है, ये आकलन को सीमित कर देता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा। माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षक के पास एक, जैसे कोई बहरा बच्चा है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, उसके प्रति संकेत करें जहाँ पर बच्चा बार बार भी वह नहीं कर पा रहा है, या उसे डांट फटकार कर अलग बैठा दें, या उसे अलग जाने के लिए कहें, या कहीं अलग उसको बैठा दें। विद्यालय सलाहकार से आग्रह करें कि बच्चे के अभिभावक से बात करें वो, और बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहें, और उनके लिए जो विद्यालय बने हैं वहाँ पे उन्हें प्रवेश दिलाएं। या लास्ट ऑप्शन है आपको, बच्चे को उस स्थान पर बैठा दें जहाँ पर शिक्षक के ओंठ और चेहरे का भाव स्पष्ट रूप से देखा जा सके। तो देखिए, यहाँ पे माध्यमिक विद्यालय है, प्राइमरी तो है नहीं है। माध्यमिक विद्यालय में कक्षा शिक्षक के पास क्या होता है, कोई भी अगर ऐसा बच्चा है, तो सबसे पहले तो उस बच्चे को हम उस स्कूल से निकालने का आग्रह कर ही नहीं सकते, क्योंकि शिक्षा में सभी का अधिकार होता है। तो ये ऐसा कोई पॉइंट इसमें सही नहीं होगा कि आप उनके पेरेंट्स से बात करें, आग्रह करें उसे हटाने के लिए, उसे डांट फटकार कर उसे अलग बैठा दें, ये भी एकदम गलत है। इसका सही ऑप्शन होना चाहिए, अगर आपने भी शायद सोचा हो, बच्चे
को उस स्थान पर बैठाए जहाँ पे क्या हो, उसके ओंठ व चेहरे को वो स्पष्ट रूप से देख सके और एक शिक्षक के जो भाव है उसे स्पष्ट रूप से समझ सकें, ताकि अगर उसे सुनाई भी नहीं दे रहा है तो वो लिप्स रीडिंग कर सकें, ओंठों की सहायता से या चेहरे के भाव को देखकर समझ सकें और अपना अधिगम कार्य संपन्न कर सकें। तो उस बच्चों को आप ऐसे स्थान पर बैठाएंगे जहाँ पर मतलब शिक्षक जो है, जो अधिगम करता है, उसके ओंठ और उसके जो चेहरे का भाव उसे स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के जो बच्चे होते हैं इसकी आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। तो देखिए कैसे पूरा कर सकता है, जिससे शिक्षक जो होता है समाज में जो वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं जिन्हें वह मतलब समाज से अलग समझा जाता है या समाज से अलग रखा जाता है, रखा नहीं जाता, केवल समझा जाता है, तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप भी थिंक करेंगे ऑप्शन में। उन्हें कक्षा कक्ष से अलग स्थान पर बैठाकर, ठीक है, ताकि वो बाकी बच्चों से मेल जोल ना कर सके। अन्य बच्चों के साथ वांछित जो बच्चे हैं उन बच्चों की सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करने के लिए हम सिखाएं, उन्हें उन्हें हम ऐसा व्यवहार करने के लिए सिखाएं बाकी बच्चों को कि उनके साथ वह सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें। कक्षा कक्ष में प्रत्येक बच्चे को आवश्यकता अनुसार अपनी शिक्षा कौशल अपनाकर या उनकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय के कार्य करने के लिए कहकर। तो ये देखिए आप, कोई वंचित वर्ग का बच्चा तो होता नहीं है एक्चुअल में, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वंचित वर्ग का बच्चा है तो उसे हम उसे कोई अलग स्थान पर बैठा नहीं सकते, उसे मेल जोल रुकवाना ये बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, उसे क्लास से अलग कर देना ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा, कक्षा कक्ष में प्रत्येक बच्चे को आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षा कौशल अपनाकर। देखो जिस तरह का बच्चा है, जिस तरह की उसे आवश्यकता लग रही है, उस आवश्यकता के अनुसार शिक्षक अपना कौशल देगा तो वह एक अच्छा शिक्षक बन पाएगा। अधिगम जो निर्योग्यता वाले बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चे जो जिसमें अधिगम पॉसिबल नहीं होता है या अधिगम नहीं करने में असक्षम होते हैं, ऐसे बच्चों के प्रति आपकी राय या एक शिक्षक की राय क्या होना चाहिए। कुछ भी नहीं कर सकते हैं ऐसे बच्चे, या अधिगम के कुछ पक्षों के लिए वे संघर्ष करते रहते हैं, या बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि बहुत कम होती है, या बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है बताएं मुझे, बताइए। तो अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हो, आपने बिल्कुल सही बताया है ऑप्शन नंबर 2 कि अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं ऐसे छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे और आंसर आप भी थिंक करेंगे इसके साथ साथ, कि शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर। देखिए ऐसी कोई भी प्रणाली नहीं है जिसमें आप किसी को रटने के लिए कहो, क्रैम अप करने के लिए कहो, रिमेंबर करने के लिए कहो, तो ये ऑप्शन तो पहले ही मैं बता रहा हूँ गलत है। उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कोई भी शिक्षक किसी भी बच्चे को कभी नहीं कहेगा, ये कहना भी नहीं चाहिए। उन्हें प्रत्यय स्मरण आधारित प्रश्न पूछकर, उन्हें जो याद है उन प्रश्नों को पूछकर क्या सृजनात्मक प्रोत्साहन मिलेगा बच्चों को, आप सोचिए ज़रा। उन्हें बहुविकल्प प्रश्न देकर, जो एमसीक्यूज होते हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन देकर, या उन्हें समस्या समाधान के अलग अलग तरीके बताकर, या उनकी समस्या का समाधान किस तरह आप किस तरीक़ों से कर सकते हो उनमें सोचने के लिए कहकर। तो देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, शायद आपने भी ऑप्शन दिया हो, कि उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीक़ों से सोचने के लिए कहकर। ये एक बेस्ट तरीका होगा बच्चों को प्रोत्साहन देने का या सृजनात्मक विचारों में उनका प्रोत्साहित करने के लिए। दिस इज़ द बेस्ट, कि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स में उन्हें थिंक करने के लिए कहें और उनका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कहें, ये एक बेस्ट वे होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक जो दृष्टिकोण में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें
ज़्यादा आवश्यकता होती है, या उन्हें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी कहते हैं हम। तो इसके लिए जो दार्शनिक हैं उनके दृष्टिकोण के अनुसार क्या होना चाहिए, उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षिक संस्थाओं में देनी चाहिए। उन्हें केवल व्यवसायिक प्रशिक्षण ही देना चाहिए। उन्हें समावेशी कक्षा में एक नियमित विद्यालय में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे मतलब जो सभी बच्चों के जैसे नहीं हैं, थोड़े से अलग हैं, एबनॉर्मल हैं, ऐसे बच्चे के अकॉर्डिंग जो मतलब ऐसे बच्चों में स्टडी करके जो दार्शनिक होते हैं उनका दृष्टिकोण है। आपने क्या आंसर दिया है, पहले तो आप ये मुझे बताएं। आपका आंसर, आपने आंसर थर्ड दिया है शायद। तो आंसर आपका बिल्कुल सही है। जो क्वेश्चन थर्ड दिया हुआ है आपने, उन्हें समावेशी कक्षा का एक नियमित विद्यालय पर अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो जो दार्शनिक हैं इनका दृष्टिकोण भी यही है। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का क्या आशय है। देखिए, अधिगमकर्ता होता क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ अधिगमकर्ता अधिगमकर्ता, ये भी तो समझ में है अधिगमकर्ता क्या होता है। देखिए, अधिगमकर्ता क्या होता है। अधिगम करने वाला व्यक्ति जो सीखना चाहता है, सीखने वाला व्यक्ति को हम अधिगमकर्ता कहते हैं। ठीक है। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय क्या है। अधिगमकर्ता जो है उसकी केंद्रित विधि जो है, उसका जो सेंटर सेंटर जो मेथड है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है, पहला कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देता है। सेकंड है आपका परंपरागत व्याख्यान विधि, उन विधियों को अपनाना जिसमें शिक्षक मुख्य पात्र हो, या वह विधि जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता ने अपनी पहली पहल या प्रयास सम्मिलित हो। आपके अनुसार क्या इसका आंसर होना चाहिए। आपने जो भी आंसर दिया है, आई होप कि आपका आंसर सही निकले। देखते हैं, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय क्या होना चाहिए। एक ऐसी विधि होना चाहिए जहाँ पर अधिगमकर्ता अपनी पहली पहल करे और अपने द्वारा ही प्रयास करे अधिगम के लिए, यानी सीखने के लिए। क्या होता है, जो सीखने वाला व्यक्ति है वो तभी सीख पाता है जब वह अपने तरफ से सीखने के लिए इच्छुक हो और उसकी अंदर से वो सीखना चाहता हो। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा वह विधि जहाँ पर अधिगम को अधिगमकर्ता की पहली पहल और या प्रयास सम्मिलित होना चाहिए। आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है। क्या है बताइए। रटकर याद करना। कितने लोग सोचते हैं कि रटकर याद करना एक सीखने की प्रमुख विधि है। अनुबंधन, अनुकरण या अर्थ निर्माण। देखिए, आई थिंक आपका जो भी आंसर हो, अगर आपने सही आंसर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सही नहीं दिया है तो आप फिर से इसे एक बार देख लें, या एक बार फिर से मेरे वीडियो को पूरी तरीके से देखें, और फिर आप एक बार वीडियो को पूरा हो जाने दें, फिर से आंसर दें आप, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएंगे ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने का के लिए प्रमुख है। तो वो होता है अर्थ निर्माण करना। शब्दों का अर्थ निर्माण करना सीखने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है ये। आगे चलते हैं हम। प्याजे या जो वाइकॉल्स्की के अनुसार रचनात्मक कक्ष कक्ष का अधिगम क्या है। शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्कर्ष प्राप्त करता होता है। उद्दीपक और अनुक्रिया पर जोर दिया जाता है। शिक्षक द्वारा पुनरावलोकन पर किया जाता है। शिक्षक द्वारा स्वयं सूचित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। आपके अनुसार आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर सही होना चाहिए कि शिक्षकों के द्वारा स्वयं सूचित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। दूसरों का फ़ायदा करोगे तभी अपना फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका जिसका आशय है या आशा है जिसमें समस्या समाधान को तब तक सीखना है जब तक विद्यार्थी स्वयं ना कर सके। जब तक एक विद्यार्थी अपनी समस्या का समाधान स्वयं सा ना कर ले तब तक उसे वह सीखना है। तो उसे आधा समाधान किया जाए और उदाहरण उपलब्ध कराए जाएं। समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार दें उसे, या उसे बताया जाए कि वह बार बार प्रयास कर सकता है, तो बार बार प्रयासों के द्वारा इन समस्याओं का समाधान कर सकता है। आई थिंक इसका आंसर सभी ने सही दिया है, और एब्सोल्युटली आपने भी सही दिया है। ठीक है, बिकॉज यू आर वेरी टैलेंटेड।
उसे यह बताया कि वह बार बार प्रयास कर सकता है और अपने प्रयासों के द्वारा वह अपनी समस्या का समाधान खुद ही कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, आपकी कक्षा में सीखने की विभिन्न शैलियाँ वाले बच्चे हैं, तो उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें किस विधि का उपयोग करोगे? विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे, परीक्षण पूरे करने के लिए एक समय सीमा देंगे उन्हें, या एक ही तरह का समय देंगे, समान अनुदेश देंगे और उनके बाद बच्चों के द्वारा परीक्षण से प्राप्त अंकों के अनुसार उन्हें नामित करेंगे, या कार्य और परीक्षणों के एक समान सेट देंगे। अब आपके अनुसार क्या इसका सही आंसर होना चाहिए? मेरे अनुसार होना चाहिए विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण उन्हें देंगे। तो ऑप्शन आपका जो दिया हुआ है इसमें फर्स्ट सही होना चाहिए, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। आजकल बच्चों को गलत अवधारणाओं के वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है। इसे कहा जा सकता है कि बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहरी शब्द का प्रयोग किया गया है। बच्चों को उनकी सोच में जो वयस्क की सोच के समान माना गया है, या बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना, पहचानना कि बच्चे की सोच सकते हैं और उनकी सोच जो है वो वयस्क या बड़ों से कैसी है, अलग है। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही है? आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, आंसर नंबर फोर्थ, पहचानना कि बच्चों की जो सोच है वो क्या है, बड़ों से बिल्कुल अलग है या वयस्क से बिल्कुल अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा शिक्षा के लिए भूमिका सर्वोत्तम वर्णन करता है, या माध्यमिक शिक्षा की जो या उस जो माध्यमिक विद्यालय की जो कक्षा शिक्षा होती है उसके लिए सर्वोत्तम उदाहरण है? चर्चाओं का अवसर उपलब्ध कराना, प्रथम स्थान के लिए विद्यार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना, बहुपरिप्रेक्ष्य या निरुत्साहित करने के लिए एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत करना, व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना। आपके अनुसार क्या होगा? माध्यमिक विद्यालय मतलब थोड़े से बड़े बच्चे, अगर यही क्वेश्चन अगर छोटे बच्चों के लिए होता तो शायद ये जो मैं आंसर देने वाला हूँ ये गलत होता, पर ये माध्यमिक विद्यालयों के लिए है तो ये आंसर बिल्कुल सही है, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। तो चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना एक महत्वपूर्ण या सर्वोत्तम वर्णन या हम कार्य मान सकते हैं माध्यमिक विद्यालय के कक्षा के लिए। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, अभिप्रेरण और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, अधिगम का अर्थ आपको पता है, सीखने के बारे में कौन सा शब्द सही है? तो अधिगम के लिए तभी प्रभावी होता है जब, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, ये नहीं नहीं है, जिसे टाइप कराया गया था उसने मिसप्रिंट कर दिया है। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी के भीतर प्रेरणा और सीखने की अंतर्निहित दिखता है। देखो, अधिगम जो सीखने की प्रक्रिया है ये कब संपन्न हो सकती है? जब सीखने वाला जो अधिगम करता है, यानी जो लर्नर है, अधिगम करता है, वो इंग्लिश में लर्निंग बोलते हैं। तो जो लर्नर है वो खुद से, वो अंदर से सीखना चाहे, उसके पास एक डेडिकेशन होना चाहिए, सीखने का एक लगन होना चाहिए, तब क्या होता है, अधिगम सही दिशा में चलता है और पूरी तरीके से संपन्न होता है। तो इसका ऑप्शन जो ए बिल्कुल सही है कि अधिगम केवल तभी प्रभावी हो सकता है जब अधिगम करता जो है वो स्वयं से सीखने के लिए हो, अंदर से वो प्रेरित हो सीखने के लिए। सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सीखना कौशल के संचय के समान होता है, सीखने को सामाजिक प्रक्रिया सुविधा देती है, सीखने को निष्कर ग्रहणशील प्रक्रिया है, सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। आपके अनुसार इसका क्या सही आंसर होगा? तो आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, सीखने को सामाजिक क्रिया सुविधा देती है। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? व्याख्यान, निर्देश, पुरस्कार देना या संवाद? आपके अनुसार क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर जो है वो क्या है? संवाद। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, पढ़िए और इसमें थिंक करिए और मुझे सही आंसर बताइए। विकास विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है। विकास जन्म में से किशोर अवस्था से बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है।
विकास जन्म से किशोर अवस्था तक आगे की ओर बढ़ता है, फिर पीछे की ओर चला जाता है। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे आते हैं। तो आई थिंक देखिए, ऐसा कहना बहुत मुश्किल होगा कि विकास जन्म से चालू होता है, किशोर अवस्था में रुक जाता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हम ये भी नहीं कह सकते कि ये किशोर अवस्था से फिर पीछे जाने लग जाता है, या अब हम ये भी नहीं कह सकते कि सीधी रेखा में होगा। अगर बहुत ज़्यादा विकास हुआ है तो कुछ हॉरिजॉन्टल भी बन सकता है, जिगजैग जैसा बन सकती है आपकी लाइनें, ज़रूरी नहीं कि सीधा रेखा में बने। तो आपका इसका सही आंसर होगा कि विकास विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है, या हम कह सकते हैं सभी व्यक्तियों का विकास एक सा नहीं होता, अलग अलग विकास की प्रक्रिया पाई जाती है। मध्य बचपन की अवधि क्या होती है, शायद ये सभी को पता हो। मध्य बचपन की अवधि 6 से 11 वर्ष की मानी गई है, जो मनोवैज्ञानिक है उनके दृष्टिकोण के अनुसार। ये जो आपको मैं ये क्वेश्चन लाता हूँ, ये क्वेश्चन आफ्टर स्टडी, और अलग कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक की धारणा से अलग अलग हो सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि वो क्वेश्चन गलत हो। वो क्वेश्चन सही भी होते हैं, क्योंकि कुछ मनोवैज्ञानिक में मतभेद भी होते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आज का, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की भूमिका नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि उसकी आनुवंशिकता संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन कहाँ तक सही है? आपको नीचे दो कथन दिए हुए हैं, आपको कौन सा कथन सही लगता है मुझे जल्दी बताएं। ठीक है, क्योंकि बहुत बहुत प्रयोगों द्वारा सिद्ध हुआ है कि आनुवांशिक पदार्थों की व्यक्ति में विकास की एक भविष्यवाणी करता है। ऐसा बहुत से प्रयोग द्वारा सिद्ध हुआ है कि आनुवांशिक जो होता है व्यक्तियों की भविष्यवाणी करता है, या व्यक्तियों के बारे में बताता है। ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे शोध कार्य हुए हैं जिससे सिद्ध हुआ है कि वातावरण का भी विकास में पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है, या कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है। तो इसके अनुसार, आपके अनुसार क्या आंसर होना चाहिए? तो मैं इसका आंसर आपने बिल्कुल सही दिया हुआ है ऐसा लगता है मुझे। ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से शोधकार हुए हैं जिनके अनुसार ये पाया गया है कि जो वातावरण का भी विकास में पूर्णतः प्रभाव पड़ता है। आई होप ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो फ्रेंड्स। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर ज़रूर करें, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। मैं नए नए क्वेश्चन लाते रहता हूँ, अभी भी कंटिन्यूसली मैं लाने की कोशिश करूँगा, पर कुछ क्वेश्चंस बनाने में समय ज़्यादा लग जाता है, तो इसके लिए आई एम सॉरी, बट मैं कंटिन्यूसली लाने की कोशिश करूँगा इन फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।